नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज 15 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच गए और चमोली जिले के सैथल गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करने के साथ ही अल्मोड़ा में कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय कार्यक्रम जारी किया गया और वो सोमवार की सुबह सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचे और कुछ देर एक रिजॉर्ट में रुकने के बाद वो हेलीकॉप्टर से सहस्त्रधारा हेलीपैड से ही चमोली के लिए रवाना हो गए और वहां नड्डा सैथल गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और कार्यक्रम के समापन के बाद वो अल्मोड़ा पहुंचेंगे और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिला ने रविवार को रुद्रपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि नड्डा पहली बार रुद्रपुर आ रहे हैं और सोमवार शाम करीब 5 बजे नड्डा पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से काशीपुर मार्ग स्थित आनंद बैंक्वेट हॉल जाएंगे और वहां जिले के सभी शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी मंडल अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र विस्तारक और प्रभारियों के साथ बैठक कर उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद वो रुद्रपुर के एक होटल में रात में विश्राम करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्मोड़ा भी पहुंचेंगे और यहां नड्डा बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक लेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए नड्डा और सीएम का कार्यक्रम आरक्षित रखा गया और वहीं बताया जा रहा है कि नड्डा करीब 1 घंटे तक अल्मोड़ा में रुकने के बाद उधम सिंह नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। नड्डा के आगमन को लेकर पिछले 3 दिनों से बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे थे और 3 दिन पहले निर्धारित हुए कार्यक्रम के अनुसार कोर ग्रुप कमेटी की बैठक के साथ ही इस अवधि में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा की बैठक का कार्यक्रम तय किया गया और फिलहाल बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम के लिए हर मोर्चे को जिम्मेदारी दी। जिला और पुलिस प्रशासन भी बैठक को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द 3 नई भर्तियां शुरू होने जा रही। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी और आने वाले 15 दिनों में यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द ही अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल के करीब 200 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग में करीब 100 पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के करीब 50 पदों पर भर्ती निकलने जा रही और इन तीनों भर्तियों की सिफारिश आयोग को प्राप्त हो चुके और इनका अध्ययन करने के बाद नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। और आयोग के सचिव संतोष बडूनी ने बताया कि इस महीने भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की योजना है, क्योंकि राज्य सरकार ने समूह सी की सभी भर्तियों के आवेदन का शुल्क माफ किया, इसलिए इन भर्तियों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 21 नवंबर को सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही और इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के पास आजकल कुछ मैसेज भी आ रहे हैं और इन मैसेज में लालच दिया जा रहा है कि पहले से ही पेपर प्राप्त कर सकते हैं और वहीं बताया जा रहा है कि इसके लिए मैसेज भेजने वाले 25 से 30 हजार रुपए की मांग करें। और वहीं आयोग ने संज्ञान में ये मामला आया तो आयोग ने सभी उम्मीदवारों को एक मैसेज और ईमेल भेजा और आयोग के सचिव करविंदर सिंह ने बताया कि सूचना में कहा गया है कि ये ठग गैंग है जो कि इस तरह बरगलाने की कोशिश कर रहा है। आयोग की परीक्षा निर्धारित डेट को ही होगी और पेपर की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। राजाजी टाइगर रिजर्व का मोतीचूर और जिला रेंज का प्रवेश द्वार आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया और राजाजी में वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली बच्चों और आवश्यकों को टिकट शुल्क में 50% की छूट दी जा रही। मोतीचूर रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया, हर साल 15 नवंबर को सैलानियों के लिए प्रवेश द्वार खोले जाते हैं और सैलानियों के स्वागत के लिए पार्क प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटक रेंज के भीतर जंगल सफारी का आनंद उठा पाएंगे और साथ ही हाथी, मोर, हिरन, पक्षियों जैसे का दीदार कर सकेंगे। कोरोना काल के चलते प्रवेश शुल्क और जंगल सफारी वाहन के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई और सैलानियों के लिए 150 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट रखा गया और वहीं 250 रुपए जंगल सफारी वाहन शुल्क निर्धारित किया गया। और वहीं महेंद्र गिरी ने बताया, वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली बच्चों और
टिकट शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन 15 नवंबर से खुल गया और दिसंबर तक ढिकाला जोन में बुकिंग फुल हो चुकी है और जोन खुलने के बाद पर्यटक रात्रि विश्राम और दिन की सफारी कर सकेंगे। और पर्यटकों की सुविधा के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत और ढिकाला जोन में गेस्ट हाउस की सफाई करा दी और ढिकाला जोन में 15 नवंबर को 80 पर्यटक नाइट स्टे करेंगे और डे विजिट का सफारी में 127 पर्यटक ढिकाला जोन में भ्रमण कर जाएंगे। और वहीं जोन में पर्यटकों को डे विजिट के लिए 4 वाहन सुबह और 4 वाहन शाम को सफारी पर लेकर जाते हैं। उत्तराखंड में रविवार को 29 नए कोरोना मरीज मिले और वहीं किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है और पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 177 हो गई और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 8 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है और वहीं अल्मोड़ा में 6, उत्तरकाशी जिले में 1, देहरादून में 18, नैनीताल और हरिद्वार में 2-2 संक्रमित मरीज मिले और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,043 हो गई और इनमें से 3,30,304 लोग ठीक हो चुके और वहीं उत्तराखंड में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,403 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.29% दर्ज की गई है। उत्तराखंड में चुनाव की सियासत सरगर्मी बढ़ती ही मुद्दों को लपकने की होड़ में शुरू हो चुकी है और इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को अकेले बैटिंग नहीं करने देना चाहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत रह रहकर बीजेपी की नव से जुड़े हिंदुत्व के मुद्दे को छेड़ना नहीं भूलते और रविवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम नमो भगवते वासुदेव नमः अंग वस्त्र पहनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि उन्हें अपने धर्म पर गर्व है। हरीश रावत ने कहा कि दूसरे लोग भी अपने धर्म पर गर्व कर सके, हम उनका भी सम्मान करते हैं और यही हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान है। और उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से सलमान खुर्शीद से सहमत नहीं है। हिंदू कौन है इसकी परिभाषा विवेकानंद से लेकर हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में स्पष्ट की गई। हरीश रावत ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से इस पहचान पर अडिग रहने के लिए कटिबद्ध रही है, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करते हुए हिंदू से उसके तत्व को अलग कर दिया। इस तरह से उन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया और कांग्रेस का सिद्धांत सभी धर्मों को ताकत देने का है। दीपावली पर्व के 11 दिन बाद मनाए जाने वाला इगास पर्व की धूम पूरे उत्तराखंड में छाई रही और पारंपरिक पर्व की धूम में श्रोताओं ने गढ़वाली लोकगीतों का आनंद लिया और देर शाम मंडान लगाने के साथ जगह जगह भैलो खेला गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी लोक पर्व इग्यास की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति को जानना और समझना होगा और उनका सम्मान करना होगा। हमारी सुंदर परंपराओं में क्या गहराई और विजन है, इसे नई पीढ़ियों को भी बताना होगा। राजधानी देहरादून सहित पूरे राज्य में इगास पर्व धूमधाम से मनाएगा और शाम होते ही घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठे और दीपक की रोशनी से रविवार की शाम चमक उठी और खूब पटाखे चलाए गए और ऐसा लगा मानो कि रविवार को ही दिवाली मनाई गई हो। और इग्यास के मौके पर देहरादून में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी नृत्य कला से 4 चांद लगा दिए और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में इगास पर्व मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में उत्तराखंडी लोक गायक धूम सिंह रावत, पदम गोसाई ने गढ़वाली गीतों की प्रस्तुति की और इस दौरान प्रसिद्ध हास्य कलाकार घन्नाबाई ने अपने हास्य व्यंग की प्रस्तुति से श्रोताओं को लोटपोट कर दिया और कार्यक्रम में सांस्कृतिक विभाग की ओर से नंदा देवी राजजात यात्रा का जीवन प्रस्तुति दी गई। काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित जोलजीबी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पारंपरिक और व्यापारिक जोलजीबी मेले का रविवार को शुभारंभ हो गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को मेले का शुभारंभ किया गया
और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और मेले धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और जौलजीबी मेले को और अधिक विकसित और सुविधायुक्त किया जाएगा। जौलजीबी मेला भारत नेपाल के मैत्री संबंधों को एक करने का कार्य करता है। मेले हमारी धरोहर और संस्कृति के द्योतक हैं और उन्हें हमें आगे बढ़ाते हुए जीवित रखना है। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाएं भी की गई, जिसमें चामी से मैथिली तक मोटर मार्ग का निर्माण, जौलजीबी में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, जौलजीबी से वनराजी जनजाति बस्ती गाना गांव पचकाना ढूंगातोली तक सड़क का निर्माण, मवानी दवानी से मनीधामी मोटर मार्ग का निर्माण, बसंतकोट से मुन्ना घरधार उच्छती तिलम तक मोटर मार्ग का निर्माण किया गया। और वहीं आपको बता दें कि बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण की भी घोषणा की गई। मुंसियारी बरारगाड़ के बाई और खेत भराड़ा गांव में बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण, एलोपैथिक चिकित्सालय तेजम का उच्चीकरण, मलधार से मर्डलकिया तक मोटरमार्ग का निर्माण, ऐसे तमाम घोषणा की गई। जौलजीबी में बुनकर भवन का निर्माण, एलोपैथिक चिकित्सालय भ्रम हेतु कार्रवाई करने, स्थानीय लोगों की सहानुभूति पर मुंसियारी को नगर पंचायत बनाए जाने और ग्राम पंचायत पांगला में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु कार्रवाई किए जाने के साथ ही जौलजीबी मेले के आयोजन हेतु 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई। उत्तराखंड की राजधानी में वायु स्तर में मौजूद खतरनाक तत्वों का स्तर खतरनाक बना हुआ है और दीपावली के बाद सामान्य तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसमें कुछ कमी आई है और लेकिन अब दिल्ली में खराब हुई हवा के कारण उत्तराखंड पर भी असर पड़ने का खतरा जताया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कई दिन बाद भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं आया। दीपावली के बाद वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो उछाल आया वो अभी भी बना हुआ है और इसके कारण देहरादून में भी सांस लेने में घुटन का खतरा बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद ये खतरनाक तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं, विशेषकर सांस संबंधित समस्याओं वाले मरीजों को इसके कारण परेशान होना पड़ सकता है। और वहीं राजधानी में वायु स्तर में मौजूद खतरनाक तत्वों का स्तर खतरनाक बना हुआ है। दीपावली के बाद सामान्य तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसमें कुछ कमी जरूर आई, लेकिन अभी दिल्ली में खराब हुई हवा के कारण उत्तराखंड पर भी असर पड़ने का खतरा जताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अभी एयर पोल्यूशन API के मुताबिक देहरादून में AQI 86 बना हुआ है जो संतोषजनक है और वहीं PM 2.5 का AQI और 449 सवेरे PM का 10 का AQI 425 बना हुआ जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। और इसके अलावा हवा में 65% नमी भी बनी हुई है। केवल O3 AQI के स्तर पर ही संतोषजनक कमी आई है।